मैंने जैसे ही लिस्ट देखी उसमें मेरा नाम था, मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं पुलिस में भर्ती हो गया। मम्मा की आंखों से भी आंसू, एक आंसू खुशी के आंसू थे। सिस्टर को पता चला, सिस्टर भी ऐसे ही खुशी से चीख चीख के कूदने लग गई थी। वो मेरा भाई लग गया, मेरा भाई लग गया। मेरा एक दोस्त है जिसको सपोर्ट किया मैंने, वो मेरे से भी ऊंचे पायदान पे आज पहुंचा हुआ है। मेरे पापा मेरे को कितना मोटिवेट करते थे, बेटा मैं दुख पा रहा हूँ, तू दुख मत पाइयो, तू अपने सपने पूरे करियो। आपने शुरुआत कैसे की? मैंने शुरुआत करी थी 2011 में, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी। मैंने तैयारियां की, 2017 में जाके मेरा सिलेक्शन हुआ था। पहला ऐसा लड़का था जब मैं मेरे पूरे फैमिली में 10वीं पास की, पहला ऐसा था जिसने +2 की, और पहला ही ऐसा था जिसने ग्रेजुएशन की। और मेरे परिवार का मैं पहला ही ऐसा लड़का हूँ जो जॉब में है। तो जब एग्जाम क्लियर नहीं हो रहे थे, खुद को कैसे मोटिवेट किया? मेरे को ये दिखता था कि अगर मैं अब नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, तो मैं अपने आप को अपने पापा की जगह देखता था। मेरे पापा मेरे को कितना मोटिवेट करते थे, बेटा मैं दुख पा रहा हूँ, तू दुख मत पाइयो, तू अपने सपने पूरे करियो। तो वो डिप्रेशन अपने आप खत्म हो जाता था। फिर आपने किसी को सपोर्ट किया? अपने हमने बहुत सपोर्ट किया, मेरे बहुत से दोस्त हैं उनको सपोर्ट किया। मेरा एक दोस्त है जिसको सपोर्ट किया मैंने, वो मेरे से भी ऊंचे पायदान पे आज पहुंचा हुआ है। और फाइनली जब जॉब लगी तब क्या एक्सपीरियंस था? 24 जून का वो दिन था जिस दिन मेरी फाइनल लिस्ट लगी थी। तो मेरे पास उस टाइम कंप्यूटर लैपटॉप नहीं था, मेरे पड़ोसियों के पास था। सुबह के 4 बजे हुए थे, उनको सुबह के 4 बजे कैसे जगाऊं। फिर मेरा मन किया नहीं चल जगा लेते हैं। वो भी मेरी एज का लड़का था, स्ट्रगल कर रहा था लाइफ में। मैं गया, सोया हुआ था, उसको जगाया। मैं भाई तेरा कंप्यूटर यूज़ करना है मुझे, और मेरा रिजल्ट आया है वो चेक करना है। कहता भाई यूज कर ले, मेरी नींद खराब मत कर। वो पढ़ा, पासवर्ड तेरे को पता है, कर ले। मैंने जैसे ही लिस्ट देखी उसमें मेरा नाम था, मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं नीचे आया, घर नीचे जैसे ही घर में हलचल हुई तो मम्मी उठी। मम्मी बोली बेटा क्या बात, रात को घूम रहा है, कुछ चाहिए आपको? मैं कहा नहीं मम्मी, मेरा रिजल्ट आ गया और मैं पुलिस में भर्ती हो गया। मम्मा की आंखों से भी आंसू, एक आंसू खुशी के आंसू थे। मम्मी ने मेरे को गले लगाया, पापा भी उठ गए जब शोर हुआ, पापा ने भी गले लगाया। उसके बाद सिस्टर भी उठी, सिस्टर को पता चला, सिस्टर भी ऐसे ही खुशी से चीख चीख के कूदने लग गई थी। वो मेरा भाई लग गया, मेरा भाई लग गया। और वो जो रिश्तेदार उस समय पर पिताजी को बोल रहे थे कि इसको कहीं अपनी तरह काम लगवा दो, उनका क्या रिव्यू है? उनका रवैया एकदम से चेंज हो गया। सब यही कहने लगे हमें तो पता था ये लड़का एक दिन कुछ ना कुछ जरूर करेगा। तो जनरली पुलिस में कौन कौन से रैंक्स पर एंट्री होती है? पुलिस में मेजरली 4 रैंक्स पर एंट्री होती हैं। सबसे पहले कांस्टेबल, उसके बाद सब इंस्पेक्टर, उसके बाद डीएसपी और उसके बाद आईपीएस। लोअर रैंक से एंट्री कहाँ से शुरू होती है? जहाँ सबसे निचले स्तर की एंट्री होती है वो होता है कांस्टेबल। इन एक्चुअल अगर किसी को पुलिस डिपार्टमेंट में जाना है तो उसको ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम से करनी चाहिए जिसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले? तो क्या ट्रैफिक पुलिस में जाने वाले अलग से कुछ एग्जाम देते हैं? पुलिस ऑफिसर बनने के लिए क्या क्वालिटीज होनी बहुत जरूरी है? सबसे पहले तो उसको फिजिकली, मेंटली और मेडिकली तीनों रूप से फिट होना बहुत जरूरी है। कौन सी ऐसी डिजीज है जो डिटेक्ट होने के बाद एंट्री मिलती ही नहीं? जैसे कलर ब्लाइंडनेस, ओके, किसी अंग का ना होना। फील्ड में आपको 24 घंटे अवेलेबल रहना पड़ता है। कभी भी किसी की कॉल आ गई तो हमें जाना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति और आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल द स्पॉटलाइट विद स्वाति में। आज हम बात करेंगे पुलिस सर्विसेज के बारे में, क्योंकि हर वर्दी के पीछे छुपी होती है संघर्ष, साहस और सेवा की कहानी। और इसके लिए आज जो मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं वो 8 साल से पुलिस डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि पुलिस डिपार्टमेंट में कौन कौन से रैंक्स होते हैं, उनके लिए कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, और उन्होंने कौन सा एग्जाम क्लियर करके पुलिस डिपार्टमेंट में अपना मुकाम हासिल किया। तो आइए स्वागत करते हैं मिस्टर रजनीश कुमार का। हेलो सर। हेलो, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल द स्पॉटलाइट विद स्वाति में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपने पुलिस में जाने का कैसे सोचा? मेरा बचपन से शौक था कि मैं पुलिस में जाऊं। मेरे दादा दादी, मेरे मम्मी पापा जब मैं छोटा था तो मेरे को बताते थे कि जब मैं छोटा था तो हमेशा डंडा लेके और पीछे पड़ जाता था, चोर आ गया मैं उनको पकड़ूंगा, चोर आ गया मैं उनको पकड़ूंगा। जब बच्चे छोटे चोर पुलिस खेलते थे तो जब भी मेरे को चोर बनने के लिए कहा जाता था तो मैं रोने लग जाता था और नाराज होके घर भाग जाता था। मैं खेलता नहीं था, मेरे को हमेशा पुलिस बनना अच्छा लगता था।
कुछ इंस्पिरेशन वो होगी, मुझे तो याद नहीं है क्योंकि मैं छोटा होता था, पर घर वाले जब भी बताते हैं तो यही बताते हैं। ठीक है। तो और कुछ बड़ा होके जब मैंने देखा समाज में गुंडागर्दी जो चल रही है, बुराइयां जो चल रही है, उनसे लड़ने के लिए मेरे को अंदर से प्रोत्साहन मिलता था कि हाँ मुझे पुलिस में जाके कुछ करना है। तो जनरली पुलिस में कौन कौन से रैंक्स पर एंट्री होती है? पुलिस में मेजरली 4 रैंक्स पर एंट्री होती हैं। सबसे पहले कांस्टेबल, उसके बाद सब इंस्पेक्टर, उसके बाद डीएसपी और उसके बाद आईपीएस। आपको पता ही है फेमस सर्विसेज है, सिविल सर्विसेज बोलते हैं, यूपीएससी कंडक्ट करती है। आईपीएस की सबसे जो ऊंचा पायदान है उसके ऊपर। ठीक है। तो पुलिस में सबसे लोअर रैंक का है, मतलब जो लोअर रैंक से एंट्री कहाँ से शुरू होती है? सबसे निचला स्तर जो है, जहाँ सबसे निचले स्तर की एंट्री होती है वो होता है कांस्टेबल। ठीक है। कांस्टेबल हम ये कह सकते हैं जैसे एक मकान है, मकान को खड़ा जितना मर्जी ऊंचा कर लो, जब तक उसकी नींव मजबूत नहीं होगी तब तक मकान नहीं टिक सकता। ऐसे ही पुलिस का जो स्ट्रक्चर है उसमें अगर कांस्टेबल नहीं होगा तो वो डिपार्टमेंट काम नहीं कर सकता। जो सबसे अहम भूमिका जो निभाता है वो पुलिस का कांस्टेबल, एक सिपाही निभाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी को कांस्टेबल बनना है तो उसके लिए वो कौन सा एग्जाम क्लियर करना होता है? उसके लिए स्टेट अपने हिसाब से उन्होंने एक सिलेक्शन बोर्ड बनाया होता है। जैसे एसएससी हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एसएससी रिक्रूट करती है। स्टेट के लिए अलग अलग स्टेट से अलग अलग बोर्ड होते हैं, जैसे हरियाणा से एचएसएससी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उनके थ्रू भर्तियां होती रहती हैं। कांस्टेबल बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है? कांस्टेबल बनने के लिए +2 की क्वालिफिकेशन जरूरी होती है। +2 करते ही आप एग्जाम दे सकते हो कांस्टेबल के लिए? जी, +2 करते ही हम एग्जाम दे सकते हैं। उम्र की सीमा होती है 18 साल उम्र होनी जरूरी है। ठीक है। कई बार बच्चे 18 साल से पहले +2 कर लेते हैं, पर जब तक उसकी एज 18 नहीं हो जाती तब तक वो एंट्री नहीं कर सकता। एज बाउंडेशन है 18 होना चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए जो सिलेबस है वो +2 लेवल तक के आता है या फिर कंपैरेटिवली उससे ज्यादा होता है? देखो, लेवल क्वालिफिकेशन अलग है और लेवल अलग है। लेवल 10वीं तक ही होता है, 10th तक। क्या होता है कि एग्जाम्स में मैथ्स आता है, वो 10वीं लेवल तक आता है। जीके आती है, जीके के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, अर्थशास्त्र, ये सब चीज 10वीं लेवल तक होता है। +2 एक क्वालिफिकेशन है और ये 10वीं लेवल तक होता है। इसकी अलग से तैयारी की जाती है, कंपटीशन की तैयारी अलग से होती है। ये नहीं है कि बच्चा +2 कर लिया और वो एग्जाम दे और वो पास हो जाए। बहुत रेयर चांस होते हैं कि कोई सिलेक्शन ले जाए, तैयारी करनी पड़ेगी उसके लिए। हम जब +2 वगैरह करते हैं, हमारी जो स्कूलिंग होती है उसका जो मेथड होता है वो डिफरेंट होता है। वो हमें लॉन्ग मेथड से चलना सिखाते हैं, और जबकि हमें कंपटीशन में जाना होता है तो हजारों लोगों को पीछे छोड़ना होता है, और वो कंपटीशन हम तभी बीट कर पाते हैं जब हम उनसे हटकर चलें। और उनसे हटकर चलने के लिए हमें तैयारी अलग से करनी पड़ती है, हमें शॉर्टकट्स अपनाने पड़ते हैं। तो इस तरह जाके हम उनको पीछे छोड़ के सिलेक्शन ले पाते हैं। तो सिलेक्शन लेने के लिए तैयारी अलग से करनी पड़ेगी। तो ये सेल्फ स्टडी से हो जाता है या कोचिंग लेनी पड़ती है? सेल्फ स्टडी से हो जाता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत आसान होता है, पुलिस के एग्जाम बहुत आसान होते हैं। इजीली आप कर सकते हो, 6 महीने से 1 साल की तैयारी के अंदर आराम से आप। और सिलेबस का पता कैसे चलता है? सिलेबस का जब भी एडवर्टाइजमेंट आती है उसमें 1 महीने का टाइम दिया होता है। आप 1 महीने तक आप उसका एग्जाम भरोगे, उसके बाद आपको एग्जाम की डेट बता देंगे भी 2 महीने बाद, 4 महीने बाद या 6 महीने बाद उसका एग्जाम कंडक्ट होगा। उसके अंदर सिलेबस की भी डिटेल होती है कि सिलेबस में क्या आएगा, जीएस में क्या आएगा, मैथ्स में क्या आएगा, रीजनिंग में क्या आएगा, हिंदी में क्या आएगा, इंग्लिश में क्या आएगा, कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, वो हम इजीली कर सकते हैं। वो एडवर्टाइजमेंट में सब मेंशन होता है, A to Z सब कुछ क्लियर किया होता है उन्हें एडवर्टाइजमेंट में कि क्या प्रोसेस रहेगा, क्या नहीं रहेगा। तो ये ऑनलाइन मिल जाता है सारा सिलेबस? बिल्कुल ऑनलाइन मिल जाता है। पहले ऑफलाइन फॉर्म होते थे 2010-11 से पहले। जब से डिजिटल इंडिया मुहिम शुरू हुई है तब से सब कुछ डिजिटल हो गया है। फॉर्म ऑनलाइन होता है, पेपर भी आजकल ऑनलाइन होने लग गए हैं। एसआई बनने के लिए कौन सा एग्जाम क्लियर करना होता है? एसआई बनने के लिए भी स्टेट बोर्ड ही एडवर्टाइजमेंट देता है। इसकी क्वालिफिकेशन थोड़ी अलग होती है और एग्जाम सिंगल डे होता है। जैसे कांस्टेबल में से सिंगल डे एग्जाम होता है, वैसे ही सब इंस्पेक्टर में भी सिंगल डे एग्जाम होता है। तो इसकी क्वालिफिकेशन और कांस्टेबल की क्वालिफिकेशन सेम होती है? नहीं, कांस्टेबल की क्वालिफिकेशन +2 लेवल पे होती है और एसआई की क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन लेवल पे होती है। ठीक है।
तो ग्रेजुएशन में अब फॉर एग्जांपल अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, कोई बीए से कर रहा है, कोई बीकॉम से कर रहा है, कोई बीएससी से कर रहा है, तो उसमें क्वेश्चंस किस अकॉर्डिंग आते हैं फिर ग्रेजुएशन में, किस स्ट्रीम के अकॉर्डिंग? देखो, जब भी कंपटीशन का एग्जाम होता है उसमें जर्नल अवेयरनेस होती है, सामान्य ज्ञान, तो सामान्य सी जानकारियां होती है उसमें। एक स्ट्रीम ऐसी नहीं है कि हम अगर बीए करके चलें तो वो एग्जाम क्लियर कर लेंगे, या बीएससी करके चलें तो एग्जाम क्लियर कर देंगे। उनमें सबकी थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी होती है। जैसे बीकॉम है, बीकॉम में अर्थशास्त्र आता है, तो अर्थशास्त्र के भी उसमें दो चार क्वेश्चन मिलेंगे आपको। हम अगर बीए लेके चलें, बीए में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस ये आते हैं, इनमें से भी दो चार पांच क्वेश्चन मिलते हैं हमें। अगर हम बीएससी लेके चले तो साइंस है, तो जनरल साइंस के 5 7 क्वेश्चन आते हैं। इनका मेन बेस तो 10th लेवल ही होता है। जो हमने 10th तक साइंस पढ़ी है, सामाजिक पढ़ी है, मैथ्स पढ़ा है, ये सब लेवल वही है, बस थोड़ा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा वो बढ़ा देते हैं। एग्जाम +2 में थोड़ा कम रखते हैं डिफिकल्टी लेवल, और जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है उसमें थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देते हैं। क्योंकि जब +2 का बच्चा और ग्रेजुएट बच्चा देखेंगे तो उनके सोचने समझने की शक्ति डेवलप हो चुकी होती है, तो इसलिए उनका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। बाकी एग्जाम सेम पैटर्न का होता है, कोई चेंज नहीं होता। जैसे कांस्टेबल की 18 इयर्स एज होती है, तो इसकी एसआई की कितनी एज होनी चाहिए? एज सेम है, 18 से 25 साल। किसी में 18 से 23 होती है, किसी में 18 से 21 होती है। हर स्टेट का अपना अपना है। रिजर्वेशन के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा छूट मिल जाती है, जैसे एससी बीसी हो गया, उनको थोड़ी एक्स्ट्रा छूट मिल जाती है। जनरल 18 से 21 होती है, किसी स्टेट में 18 से 23 है, किसी में 18 से 25 है, प्लस में रिजर्वेशन के लिए अलग से छूट मिल जाती है। तो फिर भी मतलब इन एक्चुअल अगर किसी को पुलिस डिपार्टमेंट में जाना है तो उसको ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम से करनी चाहिए जिसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है? एक्स्ट्रा बेनिफिट की बात करें तो मेरे हिसाब से बीए बेस्ट है, क्योंकि बीए के अंदर क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस होगी, हिस्ट्री होगी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और ये करने में इजी है। तो इनके साथ साथ तैयारी हो सकती है। जैसे हम ये सोचते हैं कि हमें पुलिस में जाना है, तो हम इसकी तैयारी हम +2 के बाद जब ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसके साथ साथ कर सकते हैं। इजी हो जाता है। अगर हम साइंस स्ट्रीम में बीएससी में जाएंगे तो उसमें पढ़ाई का बर्डन इतनी होगा कि हम नहीं हो पाएगा, एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे पाएंगे। पर बीए में हम उनको एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। ऐसे बीकॉम में है, बीकॉम में भी थोड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है, थोड़ी हार्ड होती है बीए के अकॉर्डिंग, तो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरे हिसाब से बीए में जाना चाहिए। आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए कौन सा एग्जाम क्लियर करना होता है? आईपीएस के लिए यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना होता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सिविल सर्विस जिसे हम बोलते हैं, उसका एग्जाम होता है आईपीएस के लिए। ठीक है, और उसकी क्वालिफिकेशन क्या रहती है? क्वालिफिकेशन सेम है, ग्रेजुएशन, बट यूपीएससी का एग्जाम मल्टी लेयर होता है। जैसे प्री और मेंस, प्री में 2 एग्जाम होते हैं, मेंस में 5 एग्जाम होते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है और उसके बाद फाइनल लिस्ट लगती है, फाइनल सिलेक्शन होता है। जबकि सब इंस्पेक्टर में सिंगल डे एग्जाम होता है और उसका रिजल्ट आता है। और तो सब इंस्पेक्टर में इंटरव्यू नहीं होता? नहीं, सब इंस्पेक्टर में पहले इंटरव्यू होता था। आजकल इंटरव्यू लगभग हर जगह से खत्म कर दिए हैं, बी और ग्रुप ए की जॉब को छोड़कर। ग्रुप बी और ग्रुप ए में इंटरव्यू कंपलसरी है, बाकी ग्रुप सी की, डी की सभी जॉब के अंदर इंटरव्यू कैंसिल कर दिए हैं। ओके, ठीक है। तो आईपीएस के लिए क्वालिफिकेशन एसआई की क्वालिफिकेशन सेम होती है? सेम होती है। ठीक है, लेकिन सिलेबस कंपैरेटिवली उससे कितना एक बहुत वास्ट होता है, बहुत वास्ट। एक सिंगल एग्जाम हो गया, एक 7-8 एग्जाम देने के बाद इंटरव्यू देना और उसके बाद सिलेक्शन होना। और जो एसआई लेवल है वो एक स्टेट लेवल है, हर स्टेट में अलग से एसआई की भर्तियां निकलती हैं, बहुत ज्यादा पोस्टें होती हैं। जबकि आईपीएस है, एक स्टेट लेवल नहीं है, वो पूरे नेशनल लेवल का एग्जाम है। हर स्टेट का आदमी उसमें कंपटीशन देता है, तो बहुत वास्ट उसका सिलेबस है और उसकी प्रिपरेशन भी बहुत ज्यादा हाई लेवल पे करनी पड़ती है। ओके, वो सेल्फ स्टडी से पॉसिबल है? सेल्फ स्टडीज से है, पॉसिबल है, ऐसा बात नहीं है कि पॉसिबल ना हो। सेल्फ स्टडी से कर सकता है अगर बच्चा शुरू से ही अपनी स्टडीज को सीरियस लेके चल रहा है और खुद मेहनत कर रहा है। 8-8 10-10 घंटे रोज पढ़ सकता है, खुद से कर सकता है। आजकल इंटरनेट है, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, हमें पता है, सिलेबस का पता है, इंटरनेट पे क्या सिलेबस होगा, क्या नहीं होगा। हम पिछले सालों के क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं कि पिछले सालों में क्या क्या पूछा गया है, तो बहुत आइडिया लग जाता है। बिना कोचिंग के भी कर सकते हैं, पर उसके लिए बेस अच्छा होना चाहिए। बच्चे को शुरू से इंटेलिजेंट होना चाहिए पढ़ने के लिए। अगर कोई बच्चा शुरू से इंटेलिजेंट नहीं है तो उसको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, इसलिए कोचिंग
प्रेफरेबल है। हाँ ये है कि अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो आपको 3 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, 5 साल लग जाए। अगर आप कोचिंग लोगे तो साल, 2 साल, 3 साल आपके easy हो बच जाएगा। सकते हैं, इजी हो जाएगा। कोई स्टूडेंट है काफी टाइम से आईपीएस की तैयारी कर रहा है लेकिन आईपीएस क्लियर नहीं हो रहा, तो उसको इससे कौन से लोअर रैंक का एग्जाम क्लियर कर लेना चाहिए जिससे कि प्रमोशन के थ्रू वो आईपीएस तक पहुंच सकता है? हाँ बिल्कुल, देखो आईपीएस है, स्टेट लेवल का नहीं है, ये पूरे नेशनल लेवल का एग्जाम है। उसमें सभी स्टेट के कैंडिडेट आते हैं, तो कंपटीशन बहुत हाई होता है। अगर हमें आईपीएस बनना ही हमारा सपना है कि कैसे ना कैसे हम आईपीएस बन जाए, तो इसके लिए हम स्टेट के थ्रू जा सकते हैं। स्टेट के पीसीएस का एग्जाम होता है, स्टेट पीसीएस का, हम वो एग्जाम क्लियर कर दें, वो कंपैरेटिवली इजी होता है, काफी इजी हो जाता है, क्योंकि वो स्टेट कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। सिर्फ एक स्टेट है और वैसे पूरे के पूरे देश के जितने भी स्टेट हैं उसमें सब पार्टिसिपेट करते हैं, तो कंपटीशन लेवल लो हो जाता है, तो उसके जाने के चांस अच्छे हो जाते हैं। तो जो स्टेट पीसीएस के थ्रू जाएगा तो अगला प्रमोशन उसका आईपीएस रैंक पे होता है। और कितने टाइम में वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि आईपीएस तक जा सकता है? टाइम तो हर स्टेट का अलग अलग होता है। किसी में 5 साल होता है, किसी में 3 साल होता है, किसी में 8 साल होता है। तो स्टेट के ऊपर वेरी करता है कि कितने टाइम में उसकी अगली प्रमोशन। ठीक है, तो मतलब अगर फॉर एग्जांपल उसने उससे लोअर रैंक का एग्जाम क्लियर कर लिया, तो क्या उसका कंपटीशन फिर अगेन सबके साथ होगा या सिर्फ जो ऑलरेडी सर्विसेज में है उनके साथ होगा? ये एक बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जब आप स्टेट पीसीएस क्लियर कर लेते हो और उसके बाद जब आप प्रमोट होते हो और आईपीएस वाले रैंक पे जाते हो, आईपीएस वाला रैंक होता है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एएसपी रैंक पे जब पीसीएस का कैंडिडेट जाता है तो उसका कंपटीशन सिर्फ अपने सर्विस में जो है उनसे होता है, ना कि पूरे देश से। ठीक है, मतलब जो कैंडिडेट्स नया एग्जाम दे रहे हैं उनसे नहीं होगा, सिर्फ जो ऑलरेडी सर्विस में है उनसे होगा। ठीक है, ओके, तो चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं कंपैरेटिवली एग्जाम क्लियर। तो एग्जाम क्लियर करके क्या प्रमोशन जल्दी हो जाती है? नहीं, वो तो टाइम के अकॉर्डिंग होती है, जैसे पोस्ट आती है और उसका प्रमोशन का टाइम हो जाता है, उसी अकॉर्डिंग उसकी प्रमोशन होती है। ठीक है, तो आईएएस बनने के लिए कौन सा एग्जाम क्लियर करना होता है? आईएएस के लिए भी यही यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना होता है। आईपीएस और आईएएस में फर्क यही है, एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद आपकी रैंक बनेगी। जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो आईएएस लेते हैं, उसके बाद आईपीएस, उसके बाद अदर इंडियन सर्विसेज हैं। ओके, ठीक है, सेम हम वही आईपीएस वाला दोबारा से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। अगर कोई आईएएस बनना चाहता है लेकिन आईएएस का एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, तो कौन सा लोअर रैंक का एग्जाम उसको क्लियर कर लेना चाहिए जिससे कि वो फ्यूचर में प्रमोशन के थ्रू आईएएस बन जाएगा? सेम जैसे हमने आईपीएस में बताया था वैसे ही स्टेट पीसीएस का एग्जाम होता है। जैसे आईएएस का एग्जाम होता है, यूपीएससी का एग्जाम होता है, उसमें आईएएस और आईपीएस बनते हैं, वैसे ही स्टेट पीसीएस का एग्जाम होता है, उसमें एचसीएस और एचपीएस बनते हैं। एचसीएस सिविल सर्विसेज, एचपीएस पुलिस सर्विसेज। ओके, मतलब पुलिस सर्विसेज वाला एग्जाम क्लियर करके आप आईपीएस के लिए प्रमोशन ले सकते हैं और एचसीएस का एग्जाम क्लियर करके आप आईएएस बन सकते हैं प्रमोशन ले। तो क्या ट्रैफिक पुलिस में जाने वाले अलग से कुछ एग्जाम देते हैं? नहीं, जो हमारी ट्रेनिंग होती है उसमें हर डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे ट्रैफिक हो गया, क्राइम ब्रांच होगा, सीआईडी हो गया, हर प्रकार की जो नॉलेज है वो हमें ट्रेनिंग के अंदर दे दी जाती है। उसके लिए अलग से ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। तो पुलिस ऑफिसर बनने के लिए क्या क्वालिटीज होनी बहुत जरूरी है? सबसे पहले तो उसको फिजिकली, मेंटली और मेडिकली तीनों रूप से फिट होना बहुत जरूरी है। अगर ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, अगर ये फिल करता है तभी वो पुलिस सर्विस में आने के लिए सोच सकता है। उसके अलावा मेरे हिसाब से आप पुलिस को एक जॉब की तरह मत ट्रीट करो। पुलिस एक जॉब नहीं है, पुलिस एक सेवा है। तो अगर आपके मन में सेवा भाव है तो आप पुलिस सर्विस में आ सकते हो। अगर आपके अंदर निडरता है, आपके सामने कुछ गलत हो रहा है और आपको ये लग रहा है कि हाँ मैं इसका कुछ कर सकता हूँ, उसको न्याय दिला सकता हूँ, आपके अंदर इच्छा होती है कि हाँ मेरे को गलत साबित करना है, तो आप पुलिस में आ सकते हैं। तो अभी बात की आपने फिजिकल फिटनेस की, तो फिजिकल फिटनेस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? जब हम पुलिस में जाते हैं तो हमारा सिर्फ एक रिटन टेस्ट नहीं होता, उसके अलावा रिटन टेस्ट का एक रिजल्ट आने के बाद हमें फिजिकल टेस्ट से भी गुजरना पड़ता है। उस फिजिकल टेस्ट में 2 टेस्ट होते हैं, एक फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट और एक फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, पीईटी और पीएमटी। पीईटी में क्या होता है, हमें रेस
लगानी पड़ती है, एक तय सीमा में उस रेस को क्लियर करना पड़ता है। और दूसरा होता है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, उसमें हमारी हाइट, हमारा सीना ये नापना पड़ता है। उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद हमें फर्दर टेस्ट से गुजरना पड़ता है। ओके, फिजिकल फिटनेस के बाद आपने बात की मेडिकल फिटनेस की, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? हमारे रिटर्न के बाद हमारा फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद हमें मेडिकल टेस्ट से गुजरना पड़ता है। मेडिकल टेस्ट के अंदर हमारी पूरे शरीर की जांच होती है, जिसमें हमारे हाथों का, पैरों का देखना पड़ता है कि कहीं कोई अंग टूटा ना हो, कहीं कोई दिक्कत ना हो। हमारे चेस्ट की जांच होती है, फेफड़ों की जांच होती है, कहीं दिक्कत ना हो। हार्ट की जांच होती है, कहीं हार्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। आंखों की जांच होती है, कहीं आंखों में चश्मा वगैरह ना लगा हो। दांतों की जांच होती है, कहीं दांत टूटे हुए ना हो, कीड़े ना लगे हों। कानों की जांच होती है, कान साफ है, ठीक है यानी। तो इन सभी जांचों के बाद हमें पुलिस डिपार्टमेंट में एंट्री मिलती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल किसी को डायबिटीज डिटेक्ट हो गई या फिर आंखों में चश्मा लगा हुआ है, तो क्या उनकी फिर एंट्री नहीं होती? देखो, चश्मा एक लेवल तक चल जाता है, आधा नंबर तक अलाउ है, इतना अलाउ है। रही बात डायबिटीज की, डायबिटीज से ड्यूटी के अंदर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ऐसी कोई भी बीमारी जिससे ड्यूटी के अंदर प्रॉब्लम नहीं आती वो चल जाएगी। ठीक है, जैसे किसी के उंगली नहीं है, हाथ टूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है, तो उससे ड्यूटी में इफेक्ट पड़ेगा। तो उन चीजों को अवॉइड किया जाता है। कोई कलर ब्लाइंड है, उसकी अगर ट्रैफिक में ड्यूटी लगा दी, उसको खुद को लाल और हरे में पहचान नहीं होगी, तो वो क्या ड्यूटी करेगा। तो ऐसी बीमारियां या ऐसी चीजें जिनसे ड्यूटी इफेक्ट करती हों, उन चीजों को एंट्री नहीं मिलती, अदरवाइज एक्सेप्टेबल है। कौन सी ऐसी डिजीज है जो डिटेक्ट होने के बाद एंट्री मिलती ही नहीं? एंट्री मिलती नहीं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, ओके, किसी अंग का ना होना, जैसे उंगली का ना होना, अंगूठे का ना होना, कटा हुआ होना, या फिर पैर है, जैसे हड्डी है, हड्डी टूट गई है, तो वो डायरेक्टली निकालेंगे नहीं आपको, वो आपको 1 महीने का टाइम देंगे। आपके कान की सफाई नहीं है, आपके कान में इन्फेक्शन है, आपको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा, आप ठीक करवा के आओ। अगर वो उस टाइम दोबारा जब बुलाते हैं तब तक ठीक हुआ तो आपको एंटर कर लेंगे। अगर उस टाइम तक आपके पास ठीक नहीं हुआ, अगर आपकी वो बीमारी, आपकी डिजीज ठीक नहीं हुई, तो आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे। ओके, 1 महीने के लिए अपील का टाइम मिलता है। सबसे पहले वो पॉइंट बनाते हैं कि आपका इस चीज में पॉइंट बना हुआ है, आपका ये चीज में दिक्कत है, आपको पास टाइम है 1 महीने का, आप इसको या तो क्लियर करके दोबारा री एग्जाम करवाओ, री मेडिकल एग्जामिनेशन करवाओ, अदरवाइज आप बाहर चले जाओ। आपके पास 2 चॉइस है, आप री मेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अप्लाई करोगे तो 1 महीने का टाइम मिलेगा, उसके बाद आपकी दोबारा जांच होगी। अगर उसमें आप फिट मिलते हो तो आपकी एंट्री हो जाएगी डिपार्टमेंट में, अदरवाइज आप डिपार्टमेंट से बाहर। जनरली गवर्नमेंट जॉब्स में हैंडीकैप के लिए एक अलग से कोटा होता है, तो क्या पुलिस डिपार्टमेंट में इसके लिए अलग से कोटा नहीं होता? हैंडीकैप्ड के लिए पुलिस डिपार्टमेंट में कोई कोटा नहीं होता। हाँ, कुछ पुलिस वाले होते हैं जो एनकाउंटर्स वगैरह में घायल हो जाते हैं, वो हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, तो उनको उनकी चॉइस है। अगर वो अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहे तो उनको अर्ली रिटायरमेंट मिल जाती है, अगर वो सर्विस करना चाहे तो उनको डेस्क जॉब मिल जाती है। पुलिस डिपार्टमेंट में डेस्क जॉब भी होती है। जैसे हम जब भी किसी को जरूरत होती है तो इमरजेंसी नंबर पे फोन करता है, डायल 112 या पहले 100 नंबर होता था, उस पे कॉल करता है, तो उसको रिसीव करते हैं, वो भी पुलिस वाले ही होते हैं। तो वो ऐसे पुलिस वाले होते हैं जो एक्शन के अंदर इंजर्ड हो जाते हैं, तो उनको डेस्क जॉब प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो मतलब डेस्क जॉब के लिए रिक्रूटमेंट नहीं निकलती, उसी में से वो डिसाइड करते हैं कि कैसे करना है। हैंडीकैप को जनरली वो डेस्क जॉब के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं, हैंडीकैप के लिए अलग से रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, तो अब आपकी बात करते हैं, आपने शुरुआत कैसे की? मैंने शुरुआत करी थी 2011 में, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारियां शुरू कर दी थी। 2011 से लेके 2017 तक मैंने तैयारियां की। 2017 में जाके मेरा सिलेक्शन हुआ था, तब जाके मैंने जॉब। ठीक है, तो +2 के बाद क्यों नहीं सोचा कि अब तैयारी करते हैं? नॉलेज नहीं थी। ठीक है, घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। पहला पढ़ने लिखने वाला, पहला ऐसा लड़का था जब मैं मेरे पूरे फैमिली में 10वीं पास की, पहला ऐसा था जिसने +2 की, और पहला ही ऐसा था जिसने ग्रेजुएशन की, और मेरे परिवार का मैं पहला ही ऐसा लड़का हूँ जो जॉब में हूँ। ओके, ठीक है, तो उसके बाद जब आपने स्टार्ट किया तो कहीं से कोचिंग ली? कोचिंग
नहीं कह सकते, मेरे दोस्तों ने मेरी हेल्प की थी। Okay. जो मेरे से सीनियर थे, जो मेरे साथ कर रहे थे, हमने आपस में ग्रुप स्टडीज की, आपस में एक दूसरे की हेल्प की। जो मुझे नॉलेज होती थी मैं उनको दे देता था, जो उनकी नॉलेज थी वो मुझे दे देते थे। तो ऐसे शेयरिंग करके हमने तैयारी की। ओके। कोचिंग नहीं ले पाया था, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, इस Okay. वजह से कोचिंग नहीं अफोर्ड कर पाया। अगर कोचिंग होती तो शायद जॉब भी जल्दी लग जाती मेरी, और हो सकता है बढ़िया पोस्ट पे भी होती। ओके। तो फाइनेंशियल कंडीशन मतलब इतना भी वो नहीं था कि मतलब आप अलग अलग से जाके कोचिंग ले सकते थे? देखिए, मेरा छोटा परिवार है। Okay. मम्मी पापा, मैं और मेरी छोटी बहन। मेरे पापा एक मजदूर हैं। ओके। मम्मी बीमार रहती है, आधी पापा की कमाई मम्मी की बीमारी में चली जाती थी। उसमें से कुछ घर का खर्चा चल जाता था, कुछ सिस्टर की पढ़ाई पे चला जाता था। मैं अपनी पढ़ाई के लिए अपना खर्चा साथ की साथ निकालता था। तो कभी मैं तब फादर ने नहीं बोला कि इसकी बजाय तू इसमें बहुत साल लग जाएंगे, इसकी बजाय तू यहीं मेरे साथ लग जा? नहीं, मेरे पापा ने कभी मेरे को काम करने के लिए फोर्स नहीं किया। रिश्तेदारों ने उनको बहुत कहा कि ये बड़ा हो गया है, इसने पढ़ाई भी पूरी कर ली है, अब ये आवारा हो जाएगा, इनको डिमोटिवेट करते थे। पर मेरे फादर ने हमेशा ये कहा था, बेटा मैं तो मजदूर हूँ, मैं तो अनपढ़ था, मजदूर रह गया, तू पढ़ा लिखा है, तू अपने सपने पूरे कर। हमें कितनी भी तकलीफ हो पर तू अपने सपने पूरे करियो, तेरे को जितना टाइम चाहिए तू ले, तेरे को कोई बाउंडेशन नहीं है, तू अपने सपने पूरे कर। तो मेरे को फैमिली की तरफ से पूरा सपोर्ट मिला था। तो मतलब जब एग्जाम क्लियर नहीं हो रहे थे, मतलब 2011 से लेके 17 तक इंतजार करना बहुत बड़ी बात है, तो जब एग्जाम क्लियर नहीं हो रहे थे खुद को कैसे मोटिवेट किया? देखो, डिमोटिवेशन सबको मिलता है। एग्जाम क्लियर नहीं होता, दुख होता है, दुख में हम डिप्रेशन में भी जाते हैं। कई बार तो एक डेढ़ महीना डिप्रेशन में रहा हुआ हूँ। पर क्या है कि हमें कुछ दिखता नहीं था ना आगे। पापा की स्ट्रगल दिखती थी मेरे को ये दिखता था कि अगर मैं अब नहीं करूंगा तो मैं अपने आप को अपने पापा की जगह देखता था। मेरे पापा मेरे को कितना मोटिवेट करते थे, बेटा मैं दुख पा रहा हूँ, तू दुख मत पाइयो, तू अपने सपने पूरे करियो। तो वो डिप्रेशन अपने आप खत्म हो जाता था, अपने आप एक नई एनर्जी आती थी, फिर से तैयार करती थी उस चीज को करने के लिए। फिर जो दोस्त होते थे, साथ वाले होते थे, जब वो लग जाते थे तो और हौसला बनता था कि हाँ इस बार ये लग गया, अगली बार मेरी। तो मतलब फ्रेंड्स भी ऐसे थे जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते थे? हाँ बिल्कुल। देखो, आप जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हो, आपके आसपास का माहौल भी वैसा ही होता है, आपके फ्रेंड सर्कल भी वैसा ही होता है। तो मेरा फ्रेंड सर्कल भी ऐसा ही था जो स्ट्रगलिंग था, जिनके बैक नहीं थी। बैक का मतलब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन मेरे जैसी ही थी। कुछ एक अच्छी हो सकती है पर इतनी अच्छी नहीं थी कि वो भी अफोर्ड कर पाए। ठीक है। तो मतलब फ्रेंड्स के साथ बहुत से ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम भी होती है कि अगर मेरे साथ पढ़ रहा है, मेरा टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, या फिर मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ और इसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। ऐसा हुआ आपके साथ? मतलब आपके फ्रेंड का हो गया, वो आपका नहीं हुआ? देखो, फिल्मों की बातें अलग हैं, पर रियल लाइफ में जो सच्चे दोस्त होते हैं वो दोस्त की तरक्की ही देखते हैं। वो यही चाहते हैं कि मेरा हो गया, मेरे दोस्त का भी हो। अगर हमारे ग्रुप में से अगर किसी का सिलेक्शन हो जाता था तो वो सपोर्ट करता था, हमें बुक्स ला के देता था, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो वो हमें प्रोवाइड करवाता था। भाई मैं आगे निकल चुका हूँ, अब तुम भी आओ मेरे पीछे पीछे। तो हमें सपोर्ट करते थे। फिर आपने किसी को सपोर्ट किया अपने? हमने बहुत सपोर्ट किया। मेरे बहुत से दोस्त हैं, उनको सपोर्ट किया। मेरा एक दोस्त है जिसको सपोर्ट किया मैंने, वो मेरे से भी ऊंचे पायदान पे आज पहुंचा हुआ है। ये और ज्यादा अच्छी बात है। फिर उस पे कितना फील हुआ और कितना अच्छा लगा? देखो, फील की बात ये है, हमें किसी ने मोटिवेट किया, हमारा किसी ने सपोर्ट किया, तो हम भी आगे कर रहे हैं। हम जब कॉलेज टाइम में थे, हमारा जो ग्रुप था, हमने उसी टाइम ये डिसाइड किया था कि कुछ भी हो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, एक दूसरे की ताकत बनेंगे। तो ताकत ऐसे ही तो बनती है, एक कामयाब हो गया तो दूसरे को पकड़ के आगे कामयाब करेगा। बिल्कुल। तो हमने ये चैन बनाई थी, मेरे दोस्त ने मेरे को किया, मैंने उसको किया, उसने उसको किया, तो ये चैन अभी तक रुकी नहीं है, ये कंटिन्यू है और ये मेरे से बहुत पहले से चली हुई थी। तो ये सीरियसली आज के टाइम में ना ये चीज़ वैसे मैंने बहुत कम देखी है, और मैं बहुत कम ऐसे लोगों को या ऐसे दोस्तों को जानती हूँ जो एक दूसरे की हेल्प करके आगे कर रहे हूँ। तो जनरली लोगों को ऐसा करना चाहिए, बट बहुत कम लोग हैं। तो मतलब इफ इन केस अगर आप सक्सेस होने के बाद ऐसा कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और स्टिल हम व्यूअर्स को भी यही मैसेज देना चाहेंगे कि अगर आप
सक्सेसफुल हैं या फिर आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, तो प्लीज उन दोस्तों की जरूर मदद करना जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, ताकि वो भी उस लेवल तक पहुंच पाएं जिस लेवल तक आप उम्मीद कर रहे हैं। सबसे पहला एग्जाम कौन सा दिया फिर आपने? अब तो इतना याद नहीं है कि सबसे पहला एग्जाम कौन सा दिया, पर एग्जाम मैंने इतने दिए कि जिसकी मैं गिनती नहीं कर सकता। मेरे को अभी भी याद है जिस टाइम मैं जॉब लगा था और मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैं अपने डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहा था, तो एक अटैची भरे हुए मैंने फॉर्म इकट्ठा कर रखे थे। जो भी फॉर्म भरता था मैं उसको इकट्ठा कर लेता था, क्योंकि कब जरूरत पड़ जाए किसी चीज की पता नहीं होता था। तो एक अटैची भर के मेरे पास फॉर्म थे। और फाइनली जब जॉब लगी तब क्या एक्सपीरियंस था आपका और पेरेंट्स का? सबसे बड़ी बात है, देखो मुझे आज भी याद है, मैं रात रात भर बैठ के पढ़ता था। मेरे पेरेंट्स सोते थे और मैं अलग कमरे में बैठ के सारी रात पढ़ता था। सुबह जब पेरेंट्स उठ जाते थे उसके बाद मैं सोने को जाता था। तो मेरे को याद है 24 जून का वो दिन था जिस दिन मेरी फाइनल लिस्ट लगी थी। मैं अपना बैठ के स्टडी कर रहा था। मेरे दोस्त का फ़ोन आया जो ऑलरेडी जॉब में है, जिसने मेरी बहुत हेल्प की थी। कह रजनीश तेरा रिजल्ट आ गया है, चेक करके बता तेरा क्या रहा। तो मेरे पास उस टाइम कंप्यूटर लैपटॉप नहीं था, मेरे पड़ोसियों के पास था। अब मैं उनको रात को 4 बजे कैसे जगाऊं? सुबह के 4 बजे हुए थे, उनको सुबह के 4 बजे कैसे जगाऊं? मेरा मन था। फिर मेरा मन किया नहीं चल जगा लेते हैं। वो भी मेरी एज का लड़का था, स्ट्रगल कर रहा था लाइफ में। मैं गया, सोया हुआ था, उसको जगाया। मैं भाई तेरा कंप्यूटर यूज़ करना है मुझे और मेरा रिजल्ट आया है वो चेक करना है। कहता भाई यूज कर ले, मेरी नींद खराब मत कर। वो पढ़ा, पासवर्ड तेरे को पता है, कर ले। मैंने जैसे ही लिस्ट देखी उसमें मेरा नाम था, मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं नीचे आया घर, नीचे जैसे ही घर में हलचल हुई तो मम्मी उठी। मम्मी बोली बेटा क्या बात, रात को घूम रहा है, कुछ चाहिए आपको? मैं कहा नहीं मम्मी मेरा रिजल्ट आ गया और मैं पुलिस में भर्ती हो गया। मम्मा की आंखों से भी आंसू, एक आंसू खुशी के आंसू थे। मम्मी ने मेरे को गले लगाया, पापा भी उठ गए जब शोर हुआ, पापा ने भी गले लगाया। उसके बाद सिस्टर भी उठी, सिस्टर को पता चला, सिस्टर भी ऐसे ही खुशी से चीख चीख के कूदने लग गई थी। वो मेरा भाई लग गया, मेरा भाई लग गया। और वो जो रिश्तेदार उस समय पर पिताजी को बोल रहे थे कि इसको कहीं अपनी तरह काम लगवा दो, उनका क्या रिव्यू है? जो रिश्तेदार दोस्त जो उस समय पर ये बोल रहे थे कि इसको काम लगवा दो, ये आवारा हो रहा है, बाद में ये काम नहीं करेगा, बिगड़ जाएगा, सब उनका रवैया एकदम से चेंज हो गया। सब यही कहने लगे हमें तो पता था ये लड़का एक दिन कुछ ना कुछ जरूर करेगा, ये लड़का एक ना एक दिन कुछ ना कुछ जरूर पुलिस करेगा। में है, अब ज्यादा पंगे नहीं ले हाँ, सकते। कुछ ये डर भी था कि हाँ पुलिस में है, अगर हम इसको करेंगे तो वो गुड बुक्स में आने लग गए। पूरा चेंज हो गया, चेंज बिल्कुल अपोजिट, दिन की रात और रात का दिन हो गया। ठीक है, तो आपका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? ट्रेनिंग एक्सपीरियंस बहुत नया था मेरे लिए। समय बंधा हुआ था। मेरे को सारी रात जागने की वो थी, क्योंकि मैं सारी रात पढ़ता था। मेरे को शोर शराबे में नहीं पढ़ा जाता था, मैं सारी रात इसीलिए पढ़ता था ताकि डिस्टरबेंस ना हो, और दिन में अपना मैं सो जाता था। पर ट्रेनिंग में क्या हुआ, सुबह 5 बजे उठ के आपको ग्राउंड में जाना है, ग्राउंड में आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको थोड़ा टाइम मिलेगा 10 मिनट 15 मिनट का, उसमें आपको ड्रेस चेंज करके, जूते पॉलिश करके, हथियार लेके आपको ग्राउंड में फिर जाना है। फिर आपको परेड करनी है। उसके बाद आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा, उस घंटे में आपको नहाना धोना खाना खाना सब कुछ करने के बाद कॉलेज लगता था। कॉलेज के अंदर लॉ की स्टडी होती थी। और मेरे को रात को नींद नहीं आती थी, क्यों? मेरी तो आदत थी जागने की, पर अपोजिट हुआ। मेरे को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। शुरुआती 15 से 20 दिन तो मेरे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग थे, क्योंकि बिल्कुल अलग हो गया था मेरा, बिल्कुल चेंज हो गया था माहौल। धीरे धीरे एडजस्ट हो गया। पर ये है कि ट्रेनिंग में टाइम की बहुत कमी होती है, बहुत ज्यादा कंजस्टेड टाइम होता है। उसी टाइम के अंदर आपको सब कुछ करना होता है। और अगर आप जनरली जब आप जॉब करते हो तो क्या उतना ही टफ रहता है जितनी ट्रेनिंग टफ होती है? देखो ट्रेनिंग टाइम वैसे तो गोल्डन टाइम कहलाता है, क्योंकि हम जो साथ में ट्रेनीज होते हैं उनका आपस में एक रिश्ता बन जाता है, दोस्ती हो जाती है, उनके साथ एक पारिवारिक माहौल बन जाता है। जब हम फील्ड में जाते हैं तो वो सब अलग हो जाते हैं, हर रोज अलग आदमी से मिलना, तो इतना चैलेंजिंग नहीं था।
कि ट्रेनिंग जितना फील्ड ज्यादा चैलेंजिंग है, फील्ड Okay. में आपको 24 घंटे अवेलेबल रहना पड़ता है। हम्म, कभी भी किसी की कॉल आ गई तो हमें जाना पड़ेगा। ओके, इमरजेंसी कभी किसी को बुला के नहीं आती, किसी के घर रात को 12 बजे हम्म, लड़ाई होगी तो हमें रात को 12 बजे जाना पड़ेगा। बिल्कुल, किसी के घर रात को 9 बजे दिक्कत होगी तो हमें रात को 9 बजे जाना पड़ेगा। कोई एक्सीडेंट हो गया तो हमें जाना पड़ेगा। तो हमारी ड्यूटी का टाइम बाउंड नहीं है कि इतने घंटे की ड्यूटी है, हमें 24 घंटे अवेलेबल रहना पड़ता है। और छुट्टी की कितनी एक प्रॉब्लम रहती है? छुट्टियां 20 मिलती है हमें साल की, पर जब जरूरत होती है तब नहीं मिल तब नहीं मिल पाती। हाँ, और खासकर लोग अपने घरों में त्योहार मना रहे होते हैं और हम बंदोबस्त की ड्यूटियों में लगे होते हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। फिर फैमिली को कैसे मैनेज करते हो? देखो, अगर हमने सेवा का भाव चुना है तो हमारे जो फैमिली होती है उनके मन में भी वही भाव डेवलप हो जाता है, एडजस्टमेंट हो जाता है, कोई वो नहीं है। फैमिली को टाइम मिल जाता है, इतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए पर मिल जाता है टाइम। नेक्स्ट जनरेशन जो या तो प्रिपरेशन कर रही है या पुलिस डिपार्टमेंट में आने की सोच रही है, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे टाइम में इतने साधन उपलब्ध नहीं थे। आजकल यूट्यूब हैं, कोचिंग सेंटर बहुत हो गए हैं। पहले कोचिंग सेंटर किसी किसी सिटीज़ में होता था, दूर जाना पड़ता था अपनी सिटीज़ को छोड़ के। आजकल छोटी छोटी सिटीज़ में भी कोचिंग सेंटर्स अवेलेबल हैं। यूट्यूब चैनल्स बहुत हैं ऐसे जो हर एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में बताते हैं, आपको उनकी तैयारी करवाते हैं। घर बैठे आप अपनी तैयारी कर सकते हो। उसके अलावा मैं यही कहना चाहूँगा कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। अगर हम ये सोच लें कि आज पुलिस की नौकरी निकली है, मैं एग्ज़ाम दूं और वो लग जाऊंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक पोस्ट के ऊपर 1000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं और उनमें से तैयारी करने वाले कितने होते हैं। अगर आप ये सोचो कि एक बारी में निकल जाऊंगा तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको तैयारी करनी पड़ेगी। एक बार फेल होगे, 2 बार फेल होगे, 3 बार फेल होगे, कभी ना कभी आप आगे निकलोगे। आप भी उन कैंडिडेट्स में आ जाओगे जो उस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो हिम्मत नहीं हारनी, हौसला नहीं हारना, लगे रहना है। सक्सेस एक बारी में नहीं मिलती, बार बार प्रयास करके ही मिलती है। मैंने भी बहुत लंबा स्ट्रगल किया था। अगर मेरे पास इतने साधन उपलब्ध होते, मैं इतना सक्षम होता कि मैं कोचिंग ले पाता, तो मैं पहले लग जाता। पर मैंने हौसला नहीं छोड़ा, तो आज मैं कामयाब हो गया। तो आप भी हो सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरा, अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है, आपको मोटिवेट करता है, आपको हौसला देता है कि आप करो, आपको पढ़ाई के साथ साथ आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ पे भी अपने ध्यान देना है। आपको ऐसे सर्कल में नहीं जाना, आपके ऐसे फ्रेंड्स नहीं बनाने जो आपको नशे की तरफ लेके जाए या कोई बुरी आदतों की तरफ लेके जाए। क्योंकि सिर्फ एक टेस्ट देने से पुलिस ऑफिसर नहीं बनता, उसको फिजिकली फिट होना भी जरूरी है और मेडिकली फिट होना भी जरूरी है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया है कि आप अपना फ्रेंड सर्कल ऐसा रखो जो इस चीज की तैयारी में लगा हुआ है और आपको वो इस चीज की तरफ मोटिवेट भी करे, तभी आप कामयाब हो पाओगे। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि व्यूअर्स में से जो भी पुलिस डिपार्टमेंट में आने का सोच रहे हैं, उनको आज अपने कुछ क्वेश्चंस के जवाब ज़रूर मिल गए होंगे। और आपकी स्टोरी कहीं ना कहीं उनके लिए इंस्पिरेशन ज़रूर बनेगी कि कुछ साल लगेंगे लेकिन कभी ना कभी सक्सेस ज़रूर मिल जाएगी। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो आज हमने जाना पुलिस डिपार्टमेंट में कौन कौन से रैंक्स होते हैं और उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, और उसके साथ साथ एक ऐसा स्टूडेंट जिसने 6 साल अपनी सारी परेशानियों से जूझते हुए आखिरकार अपना मुकाम हासिल कर ही लिया। और अंत में कुछ लाइनें पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। हर मुश्किल में ये हमें याद दिलाने आते हैं कि हम खड़े हैं जनता की सेवा, न्याय की रक्षा और देश की सुरक्षा के लिए। और आप में से भी अगर कोई नॉलेज, एक्सपीरियंस या अपनी लाइफ की जर्नी हमारे साथ शेयर करना चाहता है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9211415929।